नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राज पर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये होता क्या फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हाँ, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं फ्रेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ तक जीआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, इसे रिवाइज करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। ओके, टॉपिक पे ले चलता हूँ मैं। हाँ, तो बार बार कहा हूँ फ्रेंड, किसी चीज को पढ़ने से पहले उसे समझ लेना चाहिए कि होता क्या है। ये नहीं कि बस रिसर्च है चलते रहो, ऐसी कोई बात नहीं फ्रेंड। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को लेकर, ये देखिएगा, अब मैं ऐसी चीज़ों को ऐसे एनालिसिस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। सारी चीज़ों को, जो रिसर्च है, सारी चीज़ों को मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, कोई रैंडमली नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। टाइम तो बहुत कम बचा है, आप इसे रिवाइज समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड। हाँ, तो पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रेंड ये रिसर्च है क्या, अनुसंधान क्या है। रिसर्च को फ्रेंड देखिएगा, रिसर्च को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अनुसंधान। क्या कहते हैं? अनुसंधान। अच्छा, कह रहा है रिसर्च इन्वॉल्व केयरफुली सिस्टमेटिक स्टडी टू फाइंड एंड रिपोर्ट न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। कहने का मतलब ये होता है कि अनुसंधान तथ्यों को स्थापित करने के लिए व्यवस्थित जांच है, जिसमें ज्ञान की खोज, जिज्ञासा का समाधान और वैज्ञानिक विधि का उपयोग शामिल होता है। और यह नई वस्तुओं की खोज या पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करता है। उदाहरण के रूप में, जैसे कैंसर का इलाज, अगर आपने कोई टॉपिक सर्च किया है, किसी ने टॉपिक सर्च किया है, एक बीमारी है कैंसर, उस पर रिसर्च कर रहे हैं या उस पर जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, होता क्यों है, कितने परसेंट लोगों में होता है, किस कारण होता है, और इसकी सटीक जानकारी क्या है, इसका सटीक इलाज क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा फ्रेंड। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। चलिएगा, यहां देखें फ्रेंड, बता रहा है कि उद्देश्य। अब कह रहे हैं शोध के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव समझिएगा, है ना। शोध क्यों होता है, किस कारण होता है। कोई भी काम करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए ना, उद्देश्य होता है तभी तो हम लोग करते हैं उस चीज को। ठीक है, चलिएगा। यहां कह रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव सर्व्स टू एक्सप्लोर अननोन एरियाज। जैसे रिसर्च का मतलब होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि जहां तक कोई नहीं पहुंचा है, जो जानकारी सबके सामने नहीं आई है, उस एरिया का खोज करना, पता लगाना। ठीक, डिस्क्राइब फेनोमेना, एक्सप्लेन काजेस, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड डेवलप सॉल्यूशन। ये सारी चीजें गुजरने के बाद उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। कॉमन वंस इंक्लूड गैनिंग न्यू इंसाइट्स, रिवाइविंग एक्सिस्टिंग नॉलेज। कहने का मतलब है कि जो आपके पास नॉलेज है या जो लोगों के पास नॉलेज है, उसके अलावा कहीं कोने में छुपा हुआ कोई नॉलेज, उस पर रिसर्च करना, जांच करना, पड़ताल करना, ठीक, रिसर्च कहलाता है। और वही उसका एक उद्देश्य भी है। यहां देखिए, शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, मैंने पहले बताया, टू आंसर क्वेश्चन। कोई प्रश्न आपके दिमाग में है, उसका आंसर पाना। अच्छा, नई घटनाओं से परिचित होना, जो नई नई घटनाएं हो रही है उससे परिचित होना, और ज्ञान की समीक्षा करना। जैसे देखिएगा कि कोई घटनाएं हो रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रोड खराब है, या उस गाड़ी में कोई खराबी है, या हमारे यहाँ का सिस्टम ही खराब है ना, या ड्राइवर ही कुछ नशा करके गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे सारी चीजों को आप खोज सकते हैं। अच्छा, समस्याओं का समाधान खोजना और नई विधियों का विकास करना। अगर आपने समस्या का समाधान खोजा, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? बस उसका विकास करना। टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एंड डेवलप न्यू मेथड। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलिएगा, आगे चलते हम लोग। यहां देखते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस सर्च वर्सेज रिसर्च, है ना। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर्च और रिसर्च में क्या अंतर है। पहले ये देखिए, सर्च का मतलब क्या होता है। सर्च का मतलब होता है फ्रेंड खोजना। खोजने का मतलब, जैसे आपने कुछ पैसे अपने पॉकेट में रख दिया और आप खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा, किसी से पूछ रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना, तो अंततः आप पा जाएंगे उस चीज को। और दूसरी एग्जांपल क्या है, जैसे आपको कोई जानकारी लेनी है,
आप उसमें मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं गूगल पे डालिएगा, एआई से पूछिए, वो तुरंत उसका आंसर दे देगा। तो यही होता है सर्च, ये होता है सर्च, इसे कहते हैं सर्च, या अनौपचारिक होता है और कोई भी कर सकता है, ऐसे सर्च को कोई भी कर सकता है। लेकिन रिसर्च क्या है, देखिएगा रिसर्च क्या कह रहे हैं फ्रेंड, देखिएगा व्यवस्थित गहन जांच होती है। रिसर्च मतलब व्यवस्थित गहन जांच, नई खोज या ज्ञान उत्पन्न करने के लिए इसमें परिकल्पना, डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल होता है, जो विशेष आप कह सकते हैं विशेष परिणाम, नया ज्ञान या समाधान होता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, सर्च और रिसर्च में डिफरेंस क्या है। आज मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये रिसर्च का मेरा पहला बैच या पहला लेक्चर आप कह सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया है, मैंने पढ़ा इसको, फिर मैंने सोचा ठीक है आप लोगों को भी बताता हूँ इसके विषय में। यहाँ फ्रेंड देखिएगा दिया है क्या, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक, इसके गुण क्या है या शोध की विशेषताएं क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक मींस विशेषता या गुण। चलिएगा, एक सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, रेप्लिकेबल, एम्पिरिकल, एक्यूरेट, कंट्रोल्ड, जनरलाइजेबल, इथिकल। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो मैं आपको इंग्लिश में ना बता के हिंदी में ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हिंदी के बच्चे ज्यादा है, हिंदी के लोग ज्यादा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं फ्रेंड, देखिए ध्यान से, कि जो व्यवस्थित है, व्यवस्थित का मतलब आप सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक समस्या से निष्कर्ष तक चरणबद्ध प्रक्रिया है। याद रखिएगा, कहां से, एक व्यवस्थित चीजें हैं, समस्या से निष्कर्ष तक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यहाँ इंग्लिश भी दे सकते हैं, फॉलोज ए प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम प्रॉब्लम टू कंक्लूजन। भाई कोई प्रॉब्लम है, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ना कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। चलिएगा दूसरा देखिएगा, यहां देख सकते हैं आप कि वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, प्रमाण आधारित, पूर्वाग्रह रहित, ठीक, प्रमाण आधारित होना चाहिए, है ना। यहां कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिलाइज ऑन एविडेंस फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। आपका इसमें पर्सनल जो आइडियाज विचार है वो नहीं काम करेंगे रिसर्च में, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एविडेंस पे लोग विश्वास करेंगे। भाई बाद में कोई और इस पे सर्च करेगा तो पाया गलत कि आपने अपना आइडिया लगा दिया उसमें, तो ऐसे प्रकार के जो शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग, लॉजिकल। ये लॉजिकल क्या फ्रेंड, यूज रीजनिंग टू लिंक डेटा एंड फाइंडिंग। कह रहा है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए रीजनिंग का प्रयोग करता है। रीजनिंग का मतलब तार्किक चीजों का, जैसे रीजनिंग देखिए यहाँ दिया है, लॉजिकल तार्किक, डेटा और निष्कर्षों का युक्त युक्त संबंध, युक्त युक्त संबंध प्रकट करता है। अच्छा अगला देख लेते हैं हम लोग, पुनरावृत्ति योग। यहाँ क्या है, रिप्लिकेबल। इंग्लिश हिंदी दोनों पूछता फ्रेंड, इसलिए इसको भी याद रखेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों में लिखा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखा। कह रहा है कि पुनरावृत्ति योग अन्य लोग दोहरा सकते हैं। मैंने पहले बताया कि जो शोध आपने किया है उसको दूसरे लोग दोहरा सकते हैं। कैन बी रिपीटेड बाई अदर फॉर द वेरिफिकेशन, आपके वेरिफिकेशन के लिए दूसरे लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं। अगला क्या, अनुभवजन्य बता रहा है, क्या, इमेरिकल, इंपेरिकल, अनुभवजन्य, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल, है ना, रियल वर्ल्ड डेटा। तो जो एक वास्तविक डेटा पर, है ना, वास्तविक अवलोकन पर आधारित होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिएगा, अब यहां आ गया सटीक, सही विधियों और उपकरण। तो एक्यूरेट कहने का मतलब जो डेटा आपका है, जो सारी चीजें हैं, एम्प्लॉयज प्रेसिस मेथड एंड टूल्स, इस सब चीजों पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें जो सही विधियां हैं और उपकरण है वो सटीक होनी चाहिए, तभी आपका रिसर्च सही माना जाएगा। ओके, अगला क्या है, जनरलाइजेबल मीन्स सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है फ्रेंड, फाइंडिंग अप्लाई बियॉन्ड द स्टडी। कह रहा है कि व्यापक क्या है, बहुत व्यापक होता है या व्यापक लागू करना होता है, कि यहाँ जो अप्लाई बियॉन्ड द स्टडी, जो स्टडी के अलावा भी अप्लाई होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इथिकल, अपहोल्ड इंटेग्रिटी, कांस्टेंट एंड फेयरनेस। अब इथिकल का मतलब होता है ईमानदार और सहमत सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक, इसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उठाए, कोई टॉपिक उठाए और आप उस पर
रिसर्च कर दिए अपने मर्जी से, तो वो रिसर्च नहीं माना जाएगा। क्या है कि चरण क्या है, रिसर्च के चरण क्या है फ्रेंड, चरण उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। पहली बात, आप क्या करेंगे, कोई सी रिसर्च के लिए, कोई रिसर्च करना है आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता करना है कि समस्या क्या है। आपने कहीं देखा एक्सीडेंट हो रहा है, आपने कहीं देखा लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, आपने कहीं देखा लोग जहर खा के मर रहे हैं, या आपने कहीं देखा एजुकेशन सही नहीं है, आपने कहीं देखा कि बच्चे स्लम एरिया में घूम रहे हैं, है ना, गंदे एरिया में घूम रहे हैं, कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, समस्या का चयन करना है, या ऐसे चयन करना है कि बच्चे हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ पाते, कारण क्या है, जिम्मेदारी है, या उनका मन ही नहीं है, या कॉलेज में ही वो व्यवस्था नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सके, तो कारण क्या है, इसको आपको समझना है। तो एक समस्या का चयन कर लेना है, ठीक है। तो शोध समस्या का चयन, ठीक, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च जिसे कहा जाता है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च। साहित्य सर्वेक्षण होगा, उस पर आप करेंगे सर्वे ऑफ लिटरेचर, है ना, सर्वे ऑफ लिटरेचर। आगे देखिए, शोध उद्देश्यों का निर्धारण, जो शोध का उद्देश्य है, आप मतलब किस उद्देश्य से शोध करना चाहते हैं, है ना। डिटरमिनेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए फ्रेंड। अच्छा, चलिएगा, परिकल्पना का प्रतिपादन, जो परिकल्पना है, फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस, ठीक है। दोनों में काम देगा, नहीं तो पता लगेगा आप कहेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती है। पांचवा क्या है, शोध डिजाइन तैयार करना, तो आप किस प्रकार से शोध करेंगे, है ना, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, किस प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, ग्रुप में करना चाहते हैं, है ना। तो ये सिस्टम तैयार करना है, डिजाइन तैयार करना है आपको। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नमूना चयन, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो आप कुछ सैंपल उठाएंगे, जैसे मान के चलिए आपको रिसर्च करना है 10,000 आदमियों पे, 1 लाख आदमियों पे, तो आप तो ऐसा नहीं है सबसे पूछेंगे, है ना, तो या हर एक चीजों से थोड़ी आप जाएंगे सैंपल लेने, तो 10 में 1, 100 में 1, इस प्रकार से आप सैंपल लेंगे। चलिएगा, डेटा संग्रहण, आप डेटा कलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेटा कलेक्ट करेंगे आप। चलिएगा, यहाँ थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है यार। हाँ, अब डेटा का वर्गीकरण, डेटा का वर्गीकरण क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा, डेटा का वर्गीकरण, मेरा पेन थोड़ा पतला हो गया है यार, इसको थोड़ा मोटा करता हूँ, है ना। वर्गीकरण, डेटा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस हो जाएगा आपका। उसके बाद परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपने रिसर्च किया, जो हाइपोथेसिस दिया, उसका टेस्ट होगा, आप टेस्ट करेंगे। रिपोर्ट लेखन एवं प्रसारण, बाद में राइटिंग एंड डिसमिनेशन हो जाएगा, डिसमिनेशन, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप शुरुआत किए हैं रिसर्च पढ़ने के लिए, तो इससे आसान आपका कुछ नहीं हो सकता, जो मैं बता रहा हूं मैं आपको। अब अगला देखिए, शोध समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मैं पीछे बता के आया हूं अभी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण चरण है। आप याद रखिए, फिर से बताता हूं मैं, जो शोध समस्या का चयन है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, वो क्या, शोध प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण चरण है। समस्या आपने ढूंढ लिया, तो वही महत्वपूर्ण चरण है, या वह कदम है जहां शोधकर्ता एक स्पष्ट, महत्वपूर्ण और हल करने योग्य समस्या चुनता है। जो समस्या स्पष्ट हो, जो दिख रही हो, महत्वपूर्ण हो और हल करने के योग्य हो, ऐसे समस्याओं का चयन किया जाता है। चलिएगा, मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं आप समझ लीजिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो नई हो, आप सोचिए, समस्या ऐसी होनी चाहिए जो नई हो, महत्वपूर्ण हो और संसाधनों में संभव हो, इसमें रुचि, है ना, सैद्धांतिक मूल्य और व्यवहारिक उपयोगिता शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक चुन लिया, आपने समस्या खोज लिया,
और आपका मन ही नहीं है करने में, तो ऐसा नहीं, ऐसे टॉपिक का चयन करिए जो साफ सुथरा हो, जो क्या हल करने योग्य हो, जिसमें आपका मन लगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, रिसर्च एक दिन में नहीं हो जाता है, टाइम लेता है, समय लेता है, 6 महीने ले सकता है, 6 साल ले सकता है ना, 60 साल भी ले सकता है लॉन्ग टर्म रिसर्च। तो अलग अलग प्रकार के रिसर्च होते हैं। ठीक। चरण स्टेप क्या है? स्टेप क्या, फिर वही बता रहे हैं कि व्यापक क्षेत्र की पहचान, आइडेंटिफाई ब्रॉड एरिया, जिस एरिया में, जितने बड़े क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं, है ना, उस एरिया को आप पहचानिए। जैसे एजुकेशन बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य आदि से शुरू करें, मीन्स शुरुआत करें जो ब्रॉड एरिया है। उप क्षेत्रों में विभाजन, है ना, डिसेक्ट इनटू सब एरियाज, जैसे शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम, तो इसे छोटे छोटे पाठ्यक्रमों में आप विभक्त कर दीजिए रिसर्च के लिए। व्यक्तिगत रुचि चुने, जिसमें आपका रुचि हो। सेलेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट, मैंने पहले बताया फ्रेंड ना, जिसमें आपका मन लगे, वैसे अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप, जिसमें आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, जिसमें जिस विषय में आपको जानकारी है, ऐसे चीजों का चयन करें आप। अच्छा, समस्या को संकीर्ण करें, नैरो डाउन प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है कम से कम छोटी होनी चाहिए, बहुत व्यापक ना हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेनी है पहले आपको। परिवर्तनों की पहचान, आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स, जो परिवर्तन हो रहा है, उस टॉपिक को आपने लिया है, उसको भी ध्यान देना है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, आश्रित आदि। अच्छा, समस्या कथन तैयार करें, जो समस्या कथन है वो तैयार करना है। फार्मूलेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब फार्मूलेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसे बनाना है प्रश्न या वाक्य रूप में। व्यवहार्यता जांचे, चेक फिजिबिलिटी, समय संसाधन नैतिकता। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। मैंने शुरुआत कर दिया रिसर्च का। हाँ फ्रेंड, तो ये टॉपिक आज मैं यही खत्म करता हूँ। एक छोटी सी टॉपिक थी, मैंने आपको समझा दिया कि रिसर्च क्या होता है, किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है, और किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना चाहिए। आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसी में रिसर्च करना चाहिए। अगर आप किसी बहुत बड़े एरिया का टॉपिक चुन लेते हैं और आपकी जानकारी उसमें नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट कम होगा। आप उसी एरिया को चुनिए जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट हो। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करिए यार, फ्यूचर में अभी कुछ कर सकूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।